नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे थे, पिछले व्याख्यान में हमने अध्ययन किया बी पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स आर्थिक अवधारणाएं विधियाँ। इसके अंतर्गत हम स्थैतिक व प्रायोगिक विश्लेषण की बात कर रहे थे। स्थैतिक विश्लेषण हमने पूरा पढ़ लिया। प्रायोगिक जो आर्थिक विश्लेषण है उसकी हम बात कर रहे थे, और प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत भी हमने व्यष्टि आर्थिक प्रायोगिक जो विश्लेषण है या व्यष्टि आर्थिक जो गत्यात्मक विश्लेषण है, व्यष्टि आर्थिक जो सतत विश्लेषण है, कंटिन्यूस विश्लेषण है, प्रक्रिया पथ का जो अध्ययन करते हैं हम जिसका, उसको हमने अध्ययन किया है। अब हम पढ़ेंगे समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण। समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण अर्थात देखिए कॉन्सेप्ट वही, हम समष्टि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे प्रायोगिक विश्लेषण में, अर्थात सतत प्रक्रिया पथ का अध्ययन करना, लगातार प्रक्रिया पथ का अध्ययन करना, कंटिन्यूस। किसमें कि पहले संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु के बीच की जो प्रक्रिया पथ है, यह हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे। तो मैंने बताया समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? ऐसी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। तो मैंने कहा कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंतर्गत, तो हम क्या दिखाते हैं? हम नेशनल इनकम को दिखाते हैं, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्योंकि आज हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। तो समष्टि आर्थिक प्रायोगिक जो विश्लेषण है, इसके अंतर्गत हम साम्य की जो बात है, समष्टि प्रायोगिक जो साम्य है, उस साम्य के अंतर्गत हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के संतुलन की बात करेंगे। और राष्ट्रीय आय का संतुलन प्रारंभ में और फिर विनियोग में वृद्धि से नया संतुलन बिंदु कैसे प्राप्त होता है, उस बीच की प्रक्रिया पथ क्या है, उस बात का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे, ध्यान रखिए, हम जो हम एग्जाम्पल लेंगे, जो हमने स्थैतिक विश्लेषण में एग्जाम्पल लिया था, स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत समष्टि आर्थिक विश्लेषण, स्थैतिक में प्रायोगिक में, वही एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, ये हम क्या उसको टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम उसको देख रहे हैं। समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत मैंने कहा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये है कि सीटी वर्तमान समय का जो भोग है, यानी कि वो पिछली आय का फल, हम जानते भी हैं। वर्तमान समय का जो भोग है, यानी कि हम वर्तमान में जो भोग करते हैं, ध्यान रखिए। ठीक इस प्रकार से जो हम इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए लेते हैं, वो एक राष्ट्र के लिए भी है। वर्तमान समय का जो भोग है वो पिछली आय का फलन है, पिछली जो हमारी इनकम है उसके आधार पर हम जो वर्तमान भोग करते हैं वो, इसलिए वर्तमान जो भोग है पिछली आय का फलन है। ठीक है, और जो निवेश है, विनियोग है, यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? विनियोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि से ही आय में वृद्धि होती है। इन्वेस्टमेंट में वृद्धि से ही आय में वृद्धि होती है, इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए जो हमारा शुद्ध निवेश है, आईटी है, यानी कि वो त्वरक और आय में होने वाले परिवर्तन का फलन है। ठीक है, ये बी का मतलब त्वरक है और ये आय में परिवर्तन है। डेल्टा वाई भी हम जिसे कहेंगे, जो डेल्टा वाई रहा, जो हमारा ये इसको डेल्टा वाई, ये क्या है? आय में परिवर्तन। यहाँ से यहाँ पर है डेल्टा वाई। तो इस डेल्टा वाई में जो परिवर्तन है, ठीक है, ये त्वरक, ठीक है, और शुद्ध निवेश पर डिपेंड करता है। इसका जो परिवर्तन है इस पर डिपेंड करता है क्या? तो हम इसको देख रहे हैं, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है, वाई बराबर सी प्लस एस का 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, ये सी प्लस आई है हमारा, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है, समग्र मांग फलन। और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड जो फंक्शन है, ये परिवर्तन के बाद का है। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ये परिवर्तन के बाद का है। ये जो परिवर्तन किस तरह से हुआ? यानी कि निवेश में वृद्धि से, इन्वेस्टमेंट में, ये हमारा इन्वेस्टमेंट में वृद्धि है हमारा डेल्टा आई। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि निवेश में वृद्धि होने से, विनियोग में वृद्धि होने से आय में जो वृद्धि होती है, ठीक है, वो हम इसको लेंगे। आय में वृद्धि कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट करने से वृद्धि होगी। ठीक है, ये हमारा समष्टि शास्त्र के अंतर्गत एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा समग्र पूर्ति फलन, ये हमारा समग्र मांग फलन है। वर्तमान में ध्यान रखिए, वर्तमान में जहाँ समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ ये ई बिंदु है, ये जो हमारा ई बिंदु है, यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बराबर एग्रीगेट सप्लाई, यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति फलन, यानी कि हम देखते हुए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जहाँ समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन दोनों बराबर होंगे, वहाँ राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। तो इस रेखाचित्र के अंतर्गत जो हमारा ई बिंदु है, वहाँ पर समग्र मांग फलन समग्र पूर्ति फलन बराबर है, यहाँ राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो रहा है। तो इसके बाद
इसके बाद कि समग्र मांग में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी। और समग्र मांग में वृद्धि कैसे होगी, यानी कि समग्र मांग में वृद्धि होगी विनियोग में वृद्धि होने से, डेल्टा आई में वृद्धि होने से। डेल्टा आई मतलब क्या है, विनियोग में वृद्धि, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि। तो विनियोग में वृद्धि होने से, तो हमने विनियोग में वृद्धि की यानी कि डेल्टा आई के बराबर, यानी कि डेल्टा आई में वृद्धि करेंगे तो एटिक्यूलर तुरंत प्रभाव से डेल्टा आई, यदि अर्थशास्त्र में हम निवेश करेंगे उतना, तो एकदम से उतना निवेश बढ़ जाएगा। वो उसकी उस निवेश के कारण आय में वृद्धि होना, रोजगार बढ़ना, फिर री इन्वेस्टमेंट होना, वो बात की बात है। लेकिन तुरंत प्रभाव से डेल्टा आई के बराबर अर्थशास्त्र में निवेश बढ़ जाएगा। तो इस कारण से हमारा समग्र मांग फलन जो है हमारा ये है, ये इसके समानांतर सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई के बराबर आगे बढ़ जाएगा। ये डेल्टा आई बढ़ती जाएगी और हमारा नया जो बिंदु है कि वो E1 प्राप्त हो जाएगा। नया संतुलित बिंदु हमको E1 प्राप्त हो जाएगा। और ये बीच का जो है y0 से y1 तक है, OY0 से OYT तक जो हमारी आय में वृद्धि हुई, इसे हम डेल्टा वाई के नाम से जानते हैं। ये डेल्टा वाई कैसे वृद्धि हुई, कैसे बढ़ी, यानी कि डेल्टा आई से वृद्धि हुई है। ये एक इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई है, यानी कि विनियोग में वृद्धि होने से आय में कई गुना वृद्धि होती है। ये कई गुना वृद्धि होती है, इसको मल्टीप्लायर कहते हैं, यानी कि गुणक कहते हैं। कितनी गुना वृद्धि होगी आप जब पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें एक चैप्टर अलग से मल्टीप्लायर का, हम डिटेल से पढ़ेंगे गुणक किसे कहते हैं। ठीक है, खैर तो यहाँ फिलहाल इतना देखना है कि विनियोग में वृद्धि होने से आय में कई गुना वृद्धि होती है। हम जानते भी है, खैर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं कि जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट की तुलना में कई गुना हमको इनकम प्राप्त होगी, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से रेशो में करते हैं। खैर तो उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। तो हम जानते हैं कि तुरंत प्रभाव से जाना कि अब इसके इसे इवन पर इकोनॉमी कैसे पहुंची, जाना कि इस प्रक्रिया पथ का अध्ययन हम करेंगे। तो हम जानते हैं कि जाना कि तुरंत प्रभाव से इसे हम एल पर कैसे पहुंचे, डेल्टा वाई के बराबर। मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तुरंत प्रभाव से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एकदम से जितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उतनी इनकम, उतनी राष्ट्रीय आय, यानी एक तरह से अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एकदम से हमने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया मान लीजिए, तो एकदम 100 करोड़ मार्केट में आ गए इन्वेस्टमेंट करने से। उसके बाद उनसे उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, फिर री इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, उपभोग बढ़ेगा, फिर विनियोग बढ़ेगा, वो आगे आगे प्रक्रिया है। एकदम से आगे डेल्टा वाई के बराबर। ठीक है, तो ये हम इसे कहाँ पहुँच गए, इसे एल पर पहुँच गए, और एल से फिर वापस हम एल पर पहुँच गए। फिर मैंने कहा कि इसकी तुलना में आय में जो वृद्धि हो जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है पहले मुद्दे की, फिर हम एल को गए, एम से एन ओ पी क्यू और E1 को, ये हमारी प्रक्रिया पथ रहेगी। ये इसके बाद ये सीधे लाइन हिसाब से ये हमारा इसका प्रक्रिया पथ का अध्ययन है। ये हम इस ई से E1 बिंदु पर पहुँचते हैं इन्वेस्टमेंट के। अब इसको देखते हैं कि डेल्टा वाई में जो वृद्धि हो रही है, मैंने कहा सबसे पहले कि डेल्टा वाई के बराबर होगी, डेल्टा आई के बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद बी, बी का मतलब क्या, बी का मतलब है बी एमपीसी, बुक की सीमांत प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसके बाद बी डेल्टा आई, बी किसके बराबर डेल्टा आई, बी की डेल्टा आई, बी टी माइनस 1 डेल्टा आई। ये जो इन्वेस्टमेंट में जो वृद्धि है, ठीक है, इस प्रकार से जो वृद्धि है लगातार आय में जो वृद्धि होगी, डेल्टा जो हमारी वाई है, जो आय हमारी है, उसमें जो वृद्धि होगी ये इस रेशो में वृद्धि होगी। ठीक है, और यहाँ हमने बताया कि ई से हम E1 को लेंगे, ठीक है, ई से E1 पर। तो ये हमारा प्रक्रिया पथ है। आगे हम डिटेल से इसको जब हम पढ़ेंगे, मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, यानी कि उसमें यही एग्जाम्पल लेके हम बहुत डिटेल से मैथमेटिकल के रूप में इसको किस प्रकार से एक संख्यात्मक उदाहरण लेकर भी हम इसको स्पष्ट करेंगे किस प्रकार से डेल्टा आई, फिर उसके बाद में बी डेल्टा आई के बराबर होगी, फिर हम सबको टोटल करके देखेंगे तो जो डेल्टा वाई के बराबर आएगा वो हम इस पूरे का एक साथ में निकालते हैं। जान देखिए मैंने कहा है कि पूरे का एक साथ निकाल सकते हैं, T इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने बताया आपको कि हमने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 400 करोड़ की बराबर इनकम बढ़ गई। ठीक है, तो बल्कि कितना हो गया, 4, यानी मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 के बराबर हो गया। यानी कि इन्वेस्टमेंट की तुलना में, निवेश की तुलना में 4 गुना इनकम बढ़ गई। खैर इसको मल्टीप्लायर कहते हैं, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हमको सिर्फ इतना देखना है, ध्यान रखिए, समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण, समष्टि आर्थिक क्रिया का जो अध्ययन करते हैं हम, यानी कि मैंने कहा कि समष्टि आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन के द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। तो इन समष्टि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत पहले संतुलन बिंदु से प्रारंभ में संतुलन बिंदु आता है और बाद वाला जो संतुलन बिंदु है, यानी कि उसके बीच की प्रक्रिया पथ का अध्ययन करते हैं, उसके रास्ते का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आय में वृद्धि, जो हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने से आय में वृद्धि कई गुना वृद्धि होती है, तो ये वृद्धि है ये किस किस तरह से, एकदम से तो होती नहीं है, इसके लिए टाइम चाहिए
कि आज हमने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, कल 400 करोड़ की इनकम बढ़ गई, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो एक आज हमने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, धीरे धीरे फिर वो किस हिसाब से आगे बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट से उत्पादन होगा, ठीक है, वो बहुत बढ़ेगा, फिर री इन्वेस्टमेंट होगा, तो इस प्रकार से किस प्रकार से वृद्धि होगी, ये प्रक्रिया पथ है, ये जो रास्ता है, ध्यान रखिए, इस रास्ते को हम समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण के नाम से जानते हैं, जो हमारे डायग्राम के द्वारा स्पष्ट। ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, या व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसमें स्थैतिक और प्रायोगिक जो हमारा विश्लेषण है, ठीक है, उसका दिन पूरा हुआ, स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण। इसके बाद में हमारा टॉपिक है शॉर्ट नोट में स्टॉक प्रवाह चर हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमी है तीनों, वो हम पढ़ेंगे। सेक्शन सी में हमारा फलात्मक संबंध है, स्लोप है, कुल औसत सीमांत के उदाहरण है, अवकलन का भी है, ये हम डिटेल से स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ हम शॉर्ट में देखेंगे। यानी कि पूरे पेपर के अंतर्गत जो हमारा आर्थिक अवधारणा और विधियों का जो पेपर है, पहला पेपर है, उस पूरे पेपर के अंतर्गत हम कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन करेंगे, यानी कि अर्थशास्त्र की छोटी छोटी चीज़ें जो हम आगे चल कर डिटेल से जब हम बड़ी व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तो उनमें इन कॉन्सेप्ट्स का विशेष महत्व है। वो ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स में बार बार कहता हूँ कि जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी, नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक हम आगे पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम उचित एग्जाम्पल के द्वारा, यानी कि समझ के यदि हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और मैंने बताया, हम यदि किसी कॉन्सेप्ट को हम रट लेते हैं तो रटने से कब भूल जाएँ कोई पता नहीं है। समझेंगे कब, समझेंगे तब जब आप अपने आप को इकोनॉमिक्स की जगह रख के देखिए, आप अपने आप को उसके जगह रख के देखिए, क्योंकि हम सब उपभोक्ता हैं, हम सब आर्थिक क्रिया करते हैं, हम सब परचेजिंग करते हैं, हम इसके उत्पादक भी हैं। तो तमाम तरह की हम इस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो किस प्रकार से हमारे IQ की क्या होगी, ठीक है, यदि हम उपभोक्ता के रूप में हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करेगा। मैंने कहा कि इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं। तो और इसके अलावा यानी कि एक उपभोक्ता विवेकशील है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा उपभोक्ता विवेकशील है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। यानी कि तमाम तरह की जो आर्थिक क्रियाएँ हैं उनको अध्ययन करने से पहले, उनको सोचने से पहले, मैंने कहा कि जब हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में सोचेंगे, अब यदि हम अपने आप को उपभोक्ता रखकर हम उपभोक्ता जैसा व्यवहार करेंगे, हम अपने आप को उत्पादक रखकर उत्पादक जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है, तो ये हमको रखना पड़ेगा कि एक उपभोक्ता विवेकशील है, एक उत्पादक विवेकशील है। तो हम विवेकशील का मतलब क्या है कि किस प्रकार से हम परचेजिंग करेंगे जो विवेकशीलता का परिचय दें। हमने ये नहीं कि एक वस्तु पर कीमत ज़्यादा है, एक वस्तु जगह पर कीमत कम है, हम ज़्यादा ही खरीद रहे हैं। रखिए किस प्रकार से हम विवेकशीलता की हम बात करेंगे, आगे चलकर डिटेल से चीज़ को पढ़ेंगे। तो इसलिए उपभोक्ता विवेकशील है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। उस विवेकशीलता के आधार पर ही हम आर्थिक क्रियाओं का कार्य करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं। तो उन किस प्रकार से एक उपभोक्ता कैसे रिएक्ट करेगा, एक उत्पादक कैसे रिएक्ट करेगा, इन तमाम तरह की चीज़ों को आप अपने आप को वहाँ रख के हम देखेंगे, तब जाके हम अर्थशास्त्र की जो कोई भी आर्थिक क्रिया है, आर्थिक समस्या है, उसका आसानी से हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।